नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी भागवत की मोदी को चेतावनी की, राहुल गांधी की मोदी सरकार पर हमले की, देखेंगे एसआईआर पर गरमाई सियासत को, बिहार एनडीए में पड़ी फूट को, जानेंगे यूपी में फिर गरमाए बुलडोजर विवाद को, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। देश भर में मनाया गया विजयदशमी का त्योहार, जगह जगह हुआ रावण दहन, कई हिस्सों में बारिश की वजह से भीगे रावण के पुतले। किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा दावा, बिहार चुनाव में बेईमानी हुई तो बीजेपी जीतेगी, ईमानदारी से चुनाव हुआ तो इंडिया जीतेगा। यूपी के बरेली में 2 दिन और बढ़ाया गया इंटरनेट बैन, 4 जिलों में पुलिस बल तैनात। चंद्रशेखर आजाद ने की बरेली हिंसा की जांच की मांग, कहा एससी की निगरानी में हो सीबीआई जांच। वेस्ट इंडीज के खिलाफ अहमदाबाद टेस्ट के पहले दिन मजबूत स्थिति में पहुंचा भारत, पहले खेलते हुए 162 पर आउट हुई वेस्ट इंडीज की टीम। भारत ने खेल खत्म होने के समय बना लिए हैं 2 विकेट पर 121 रन। ये तो थी सुर्खियां, अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। संघ का शताब्दी समारोह पूरे देश में मनाया जा रहा है। इसका मुख्य कार्यक्रम नागपुर में आरएसएस मुख्यालय में हुआ। एक दिन पहले दिल्ली में संघ के 100 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने एक डाक टिकट और 100 रुपए का सिक्का जारी किया था, जिसमें आरएसएस चीफ नहीं दिखाई दिए थे। तो नागपुर में हुए कार्यक्रम में पीएम मोदी नहीं पहुंचे। इस बीच मोहन भागवत ने पीएम मोदी को चेतावनी जरूर दे दी है। तो क्या कुछ कहा भागवत ने, देखिए इस रिपोर्ट में। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने दशहरा पर आयोजित संघ के कार्यक्रम में मोदी सरकार को सख्त चेतावनी दी है। भागवत ने कहा है कि जनता से अगर सरकार दूर होगी तो जन विद्रोह हो सकता है। भागवत ने श्रीलंका और बांग्लादेश के साथ नेपाल में हुए जन विद्रोह को लेकर कहा कि जब सरकार जनता से दूर रहती है और उनकी समस्याओं से अनभिज्ञ रहती है और उनके हित में नीतियां नहीं बनती तो लोग सरकार के खिलाफ हो जाते हैं। लेकिन अपनी नाखुशी जाहिर करने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल करने से किसी को कोई फायदा नहीं होता। हिंसक विरोध प्रदर्शनों से कोई मकसद हासिल नहीं होता, बल्कि देश के बाहर बैठी शक्तियों को अपना खेल खेलने का एक मंच मिल जाता है। भागवत को डर लद्दाख में हुए युवाओं के आंदोलन को लेकर दिखाई दे रहा है, इसलिए उन्होंने इन आंदोलनों को लेकर ये भी कहा है कि इससे कुछ भी हासिल नहीं होता। लेकिन मोदी सरकार को उन्होंने जरूर चेतावनी दे दी है कि जनता के हक की नीतियां नहीं बनाएंगे तो भारत में भी कुछ बड़ा हो सकता है। दूसरी तरफ विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है, खासतौर पर जिस तरह से संघ के 100 साल पूरे होने पर जो सिक्का जारी किया गया उसमें राष्ट्रीय ध्वज की जगह भगवा ध्वज दिखाया गया है। उसे लेकर सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष पहले से ही मोदी सरकार पर तानाशाही की तरफ काम करने का आरोप लगाता रहा है। ऐसे में अब संघ प्रमुख की चेतावनी से मोदी सरकार मुश्किल में घिरती दिख रही है। संघ प्रमुख के बयान से साफ हो गया है कि उन्हें देश में क्रांति का डर लग रहा है। भागवत ने मोदी सरकार को चेतावनी दी है कि जनता से दूर नहीं रहे। विपक्ष दावा कर रहा है कि मोदी सरकार मनमानी कर रही है, तो विदेश दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी ने भी देश के लोकतंत्र की स्वतंत्रता पर सवाल उठा दिए हैं। मोदी सरकार की नीतियों को लेकर राहुल गांधी ने तीखा हमला बोला है। तो क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी इस वक्त कोलंबिया में हैं। यहाँ उन्होंने कोलंबिया के EIA यूनिवर्सिटी में एक संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान राहुल ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र पर लगातार हमले हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया को बहुत कुछ दे सकता है, मगर भारतीय ढांचे में कुछ खामियां हैं, कुछ जोखिम हैं, जिनसे भारत को पार पाना होगा। सबसे बड़ा जोखिम लोकतंत्र पर हो रहा हमला है। भारत में कई धर्म, परंपराएं और भाषाएं हैं। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था सभी के लिए जगह प्रदान करती है, लेकिन इस समय लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हर तरफ से हमला हो रहा है। राहुल ने आगे कहा कि देश के सामने दूसरा जोखिम देश के विभिन्न हिस्सों के बीच दरार है। उन्होंने कहा करीब 16-17 अलग अलग भाषाएं और अलग अलग धर्म हैं। इन अलग अलग परंपराओं को पनपने देना, उन्हें अपनी अभिव्यक्ति की जगह देना भारत के लिए बहुत जरूरी है। हम वो नहीं कर सकते जो चीन करता है, लोगों को दबाना और एक सत्तावादी व्यवस्था चलाना। हमारी व्यवस्था इसे स्वीकार नहीं करेगी। राहुल ने कहा कि हम वो नहीं कर सकते जो चीन करता है, लोगों को दबाना और एक सत्तावादी व्यवस्था चलाना। हमारा ढांचा इसे स्वीकार नहीं करेगा। हम तानाशाही व्यवस्था नहीं चला सकते। भारत की व्यवस्था बहुत जटिल है। भारत की ताकतें चीन से अलग हैं। भारत की एक प्राचीन आध्यात्मिक और वैचारिक परंपरा भी है जो आज की दुनिया के लिए बहुत उपयोगी है। उन्होंने आगे कहा कि भारत में आर्थिक विकास के बावजूद हम नौकरियां देने में असमर्थ हैं, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था सर्विस सेक्टर पर निर्भर है और हम मैन्युफैक्चरिंग में असमर्थ हैं। अमेरिका में ट्रंप के साथ ज्यादातर लोग वो हैं जिन्होंने मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में अपनी नौकरियां खो दी हैं। राहुल ने कहा कि चीन एक गैर लोकतांत्रिक परिस्थिति में मैन्युफैक्चरिंग का हब बना, लेकिन हमें एक लोकतांत्रिक ढांचे की जरूरत है। हमारे लिए चैलेंज लोकतांत्रिक व्यवस्था के भीतर मैन्युफैक्चरिंग का एक ऐसा मॉडल विकसित करने का है जो चीन को टक्कर दे सके।
राहुल गांधी लोकतंत्र और संविधान बचाने की लड़ाई लड़ते चले आ रही हैं। एक बार फिर उन्होंने लोकतंत्र बचाने की बात कही है, तो बिहार में लोकतंत्र बचाने की अलग ही लड़ाई चल रही है। यहां वोटिंग लिस्ट को लेकर चल रहा बवाल शांत होता नहीं दिख रहा। विपक्ष की तरफ से तेजी से वोटिंग लिस्ट का वेरिफिकेशन किया जा रहा है। इस बीच चुनाव आयोग ने भी सियासी दलों को बैठक का न्योता भेज दिया है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। 30 सितंबर को बिहार एसआईआर की फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट जारी हुई, जिस पर दावा आपत्ति की आखिरी तारीख 3 अक्टूबर की है। भले ही विपक्षी पार्टियों ने 30 तारीख से अभी तक इस मामले पर कुछ खुलकर जाहिर नहीं किया है, लेकिन माना जा रहा है कि दावा आपत्ति के आखिरी दिन वो चुनाव आयोग को घेरने वाले हैं। फिलहाल कांग्रेस समेत बिहार में विपक्षी खेमे के बाकी दल ड्राफ्ट और आखिरी वोटर लिस्ट के विरोधाभासी पहलुओं, जोड़े या काटे गए नामों की संख्या और पूरी प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों का गहराई से अध्ययन कर रहे हैं। विपक्ष की तैयारी है कि वो 7 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर होने वाली सुनवाई में गड़बड़ियों के सारे सबूत पुख्ता तौर पर पेश कर सके। इस बीच खबर ये भी सामने आई है कि 4 अक्टूबर को मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार पटना दौरे पर आ रहे हैं और सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। ये बैठक सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक पटना के होटल ताज में होगी। हालांकि इस बैठक में वीआईपी, आरएलएम और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा जैसी पार्टियों को आमंत्रित नहीं किया गया है। अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अमित कुमार पांडे ने आम आदमी पार्टी, बसपा, बीजेपी, भाकपा माले, कांग्रेस, जेडीयू, आरजेडी समेत कई अन्य दलों के प्रतिनिधियों को बैठक में शामिल होने को कहा है। माना जा रहा है कि विपक्षी दलों को न बुलाकर चुनाव आयोग ने अलग ही सिरदर्द मोल ले लिया। तो वहीं साथ ही साथ ये भी देखना होगा कि दावा आपत्ति के आखिरी दिन किन गड़बड़ियों का खुलासा करता है। बिहार में वोटर लिस्ट को लेकर सियासत गरमाई हुई है। विपक्ष के हमले से चुनाव आयोग बैकफुट पर दिखाई दे रहा है, तो एनडीए के अंदर अलग ही खेल चल रहा है। सीट बंटवारे को लेकर तो सहयोगी दल पहले से ही बीजेपी और जेडीयू पर दबाव बना रहे थे, लेकिन अब इन दोनों ही बड़े दलों में बगावत भी शुरू हो गई है। जेडीयू के विधायक और दूसरे नेता पार्टी छोड़ने की तैयारी में हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले विपक्ष तो एनडीए की टेंशन बढ़ा ही रहा है, लेकिन साथ ही उसे अपने ही सहयोगियों की तरफ से लगातार एक के बाद एक झटके भी लग रहे हैं, जिससे वो दो तरफा मुसीबत से घिर गई है। दरअसल खगड़िया के परबत्ता से मौजूदा जेडीयू विधायक डॉक्टर संजीव कुमार जल्द ही आरजेडी में शामिल होने वाले हैं। उनकी तेजस्वी यादव के साथ मुलाकात की एक तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है, जिससे उनके पाला बदलने की अटकलें तेज हो गई हैं। बताया जा रहा है कि संजीव कुमार 3 अक्टूबर को गोगरी में आयोजित एक बड़ी सभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की मौजूदगी में आरजेडी में शामिल हो सकते हैं। डॉक्टर संजीव पिछले कुछ वक्त से पार्टी नेतृत्व से नाराज चल रहे हैं और उनके कई बयान जेडीयू के शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ आ चुके हैं। जानकारों का मानना है कि परबत्ता क्षेत्र में मजबूत पकड़ रखने वाले डॉक्टर संजीव के आरजेडी में जाने से पार्टी को भूमिहार समुदाय का बड़ा लाभ मिल सकता है। माना यह भी जा रहा है कि एनडीए को लग रहे इन झटकों के पीछे एक बड़ी वजह महागठबंधन की बढ़ती लोकप्रियता भी है। अपनी हालिया रैलियों से उसने राज्य में अपनी जमीन निश्चित तौर पर मजबूत की है, जिसका असर अब दिखने लगा है। इधर जेडीयू विधायकों की नाराजगी और दल बदल की बढ़ती खबरों ने सीएम नीतीश कुमार की चिंता बढ़ा दी है। बीजेपी के साथ गठबंधन की नाराजगी का सीधा असर जेडीयू के प्रदर्शन पर पड़ रहा है और माना जा रहा है कि ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहेंगे। राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा अब तेज है कि ये नेता जेडीयू से ज्यादा उसके बीजेपी के साथ गठबंधन को लेकर नाराज हैं। अब अगर नेताओं का एनडीए छोड़ने का सिलसिला इसी तरह चलता रहा तो मुमकिन है कि नीतीश कुमार बहुत जल्द कोई बड़ा राजनीतिक फैसला ले सकते हैं। विधानसभा चुनाव से पहले के इस घटनाक्रम को एनडीए के लिए खतरे की घंटी के तौर पर देखा जा रहा है। बिहार में एनडीए में बगावत के चलते घमासान मचा हुआ है, तो घमासान इस समय उत्तर प्रदेश के संभल में भी मचा हुआ है। यहाँ योगी सरकार का बुलडोजर गरज रहा है। ये बुलडोजर मस्जिद और मदरसे को गिराने पहुंचा था। इस कार्रवाई को लेकर अब विपक्ष का गुस्सा फूट पड़ा है। तो क्या है पूरा मामला, जानेंगे इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर बुलडोजर एक्शन का मामला सामने आया है। संभल जिले में तालाब की जमीन पर बने एक निर्माण पर योगी सरकार का बुलडोजर चला है, जिससे एक नया राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। संभल मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर राया बुजुर्ग गांव में लगभग 30,000 वर्ग फीट में फैले एक मैरिज हॉल और उसके बगल में बनी 550 वर्ग फीट की मस्जिद पर प्रशासन ने कार्रवाई की। डीएम और एसपी की मौजूदगी में 4 बुलडोजरों ने करीब 4 घंटे तक मैरिज हॉल को ध्वस्त किया। हालांकि स्थानीय लोगों ने मस्जिद तोड़ने के लिए 4 दिन की मोहलत मांगी है। उधर प्रशासन का दावा है कि ये दोनों निर्माण तालाब की जमीन पर अतिक्रमण करके बनाए गए थे। इस कार्रवाई को लेकर एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने योगी सरकार पर तीखा हमला बोला है। ओवैसी ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा, राज्य सरकार ध्वस्तीकरण में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रही। बुलडोजर से जुल्म किया जा रहा है। जुल्म की किस्मत नाकारा और रुस्वा से कहो, जुल्म की बात ही क्या, जुल्म की औकात ही क्या, जुल्म बस जुल्म है। आगाज से अंजाम तलक ऐसे शोले कि बुझाओ तो बुझाए ना बने, ऐसे नारे कि दबाओ तो दबाए ना बने।
ओवैसी ने इस पोस्ट के जरिए योगी सरकार पर सीधा आरोप लगाया है कि वो न्यायिक प्रक्रिया और कानून के राज का उल्लंघन कर रही है। यानी ये मुद्दा कानूनी ना रहकर अब राजनीतिक रंग ले चुका है, जिसमें सरकार की मंशा पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं कि वो अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए ऐसी कार्रवाई कर रही है या फिर इसमें किसी विशेष समुदाय के प्रति राजनीतिक बदले की भावना शामिल है। बुलडोजर एक्शन को लेकर योगी सरकार की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं, तो सवाल केंद्र सरकार पर भी गहराते जा रहे हैं। लद्दाख में हिंसा के बाद सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद से लगातार उनकी रिहाई की मांग तेज हो गई है। सीनियर वकील प्रशांत भूषण ने सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर सवाल उठाए हैं। साथ ही लद्दाख के जो हालात हैं उस पर उनकी पत्नी गीतांजलि का गुस्सा भी फूट पड़ा। गीतांजलि ने राष्ट्रपति मुर्मू और पीएम मोदी को पत्र लिखा है। तो क्या है लद्दाख के मौजूदा हालात, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। लद्दाख के लोग इस वक्त मुश्किलों से जूझ रहे हैं। हिंसा हुए काफी वक्त बीत चुका है। सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को लगभग 1 सप्ताह हो चुका है और अब उनकी रिहाई की मांग को लेकर प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है। इस बीच लेह की एक अदालत ने हिंसा के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए 26 लोगों को अंतरिम जमानत दे दी है। आपको याद होगा कि हाल ही में लद्दाख में हिंसा हुई थी, जिसमें 4 लोगों की जान चली गई थी, जिसके बाद 26 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और अब इन्हें जमानत मिल गई है। लेकिन लद्दाख के हालात सामान्य होते नहीं दिखाई दे रहे। ऐसे में सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि का केंद्र सरकार पर गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने सरकार की आलोचना करते हुए लद्दाख के लोगों पर पुलिस अत्याचार का आरोप लगाया। गीतांजलि ने कहा कि क्या भारत सचमुच आजाद है? 1857 में 24,000 अंग्रेजों ने महारानी के आदेश पर 30 करोड़ भारतीयों पर अत्याचार करने के लिए 1,35,000 भारतीय सिपाहियों का इस्तेमाल किया था। आज गृह मंत्रालय के आदेश पर 1 दर्जन प्रशासक 2,400 लद्दाखी पुलिस का दुरुपयोग करके 3 लाख लद्दाखियों पर अत्याचार कर रहे हैं। वांगचुक की पत्नी के आरोपों से केंद्र सरकार घिरती जा रही है। ऐसे में सीनियर वकील प्रशांत भूषण ने भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सोनम वांगचुक को पूरी तरह से अलग सेल में रखा गया है। उन्हें पत्नी से मिलने नहीं दिया जा रहा है। क्या ये लोकतंत्र है? क्या एक शांतिवादी कार्यकर्ता के साथ ऐसा व्यवहार कानूनी या मानवीय है? इससे पहले वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक भावुक पत्र लिखकर अपने पति की तत्काल और बिना शर्त रिहाई की मांग की। गीतांजलि ने आरोप लगाया कि राज्य और उसकी विभिन्न एजेंसियां उन्हें और उनके परिवार को पूरी तरह से सता रही हैं, साथ ही उनकी निगरानी की जा रही है। अब इन आरोपों पर सरकार क्या जवाब देती है, इस पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर मोदी सरकार घिरती दिखाई दे रही है, तो मोदी सरकार की नीतियां भी सवालों में बनी हुई है। मोदी सरकार अपनी विदेश नीति को लेकर बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन जिस तरह से एक के बाद एक भारत के करीबी देश भारत का साथ छोड़ते दिखाई दे रहे हैं, भारत को आंख दिखा रहे हैं, उससे मोदी सरकार की विदेश नीति पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। और अब ऐसा ही एक और मामला सामने आया है, जिससे मोदी सरकार घिर गई है। देखिए रिपोर्ट। मोदी सरकार के राज में भारत के रिश्ते उसके करीबी देशों से धीरे धीरे खराब ही हो रहे हैं। अमेरिका तो लगातार भारत को झटके दे ही रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद एक फैसला ले रहे हैं, जिससे भारत की मुश्किलें बढ़ गई है। और अब भारत के एक और करीबी देश ने, जो खुद को भारत का दोस्त बताता है, उसने भी भारत को झटका दे दिया है, जिसमें पहला नाम है फ्रांस का। दरअसल फ्रांस ने एक बड़ा कदम उठाया है। फ्रांसीसी नौसेना ने पश्चिमी फ्रांस के पास एक ऑयल टैंकर बोराकाय को घेरकर अपने कब्जे में ले लिया है। ये जहाज रूस की कथित शैडो फ्लीट का हिस्सा माना जा रहा है। फ्रांस के ब्रेस्ट शहर के अभियोजक स्टीफन केलनबर्गर ने बताया कि जहाज के 2 क्रू मेंबर्स, जो खुद को कैप्टन और फर्स्ट मेट बता रहे थे, उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ये टैंकर रूस के प्रीमोर्स्क यानी कि सेंट पीटर्सबर्ग के पास से 7.5 लाख बैरल कच्चा तेल लेकर भारत जा रहा था, लेकिन इसे फ्रांस की नौसेना ने रोककर सेंट नाजेर की तरफ मोड़ दिया। वहीं दूसरी तरफ क्रेमलिन ने इस घटना पर कोई जानकारी होने से इनकार किया है, लेकिन यूरोप में इसे रूस की रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल रूस पर तेल व्यापार पर प्रतिबंध है और कहा जाता है कि उसकी शैडो फ्लीट जैसे जहाजों का नेटवर्क है, जो बार बार नाम और रजिस्ट्रेशन बदलकर तेल की तस्करी करते हैं। यानी एक तरह से कहा जा सकता है कि फ्रांस ने रूस से भारत की तरफ आ रहे तेल के रास्ते में अड़ंगा लगा दिया है, जिससे साफ है कि कहीं ना कहीं उसने भी भारत को झटका दे दिया है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की इस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। देश ने आज फिर गांधी जयंती पर महात्मा गांधी को याद किया, मगर क्या ये वही हिंदुस्तान है जिसे गांधी ने आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए बुना था और अपने चरखे से काट एक ही आवाज़ में बोलने वाला
हिंदुस्तान तैयार किया था, जो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था। लेकिन दुर्भाग्य से आज वही हिंदुस्तान कई टुकड़ों में, क्षेत्रवाद में, जातिवाद में और सांप्रदायिकता में हर तरह से बटा हुआ है। अब फिर से गांधी वाला हिंदुस्तान दोबारा से कैसे बनेगा, उसके लिए एक और गांधी की देश को जरूरत है। फिलहाल महात्मा गांधी को तहे दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।